साथियों, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करके सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको नई कॉमिक्स आने की सूचना हमेशा समय पे मिलती रहे। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स विशेषांक में बाकेलाल का कॉमिक्स महामेला। देखिए, ये इसका कवर पेज है, बहुत ही फनी है। ये इसमें कुछ राक्षस हैं, 2 राक्षस हैं, जुड़वा राक्षस, डंडा केतु, डंडाल और गुल्ली गुल्ली करते हैं लोग। ये डाकू है इसमें, बहुत ही मतलब मज़ेदार है। आइए पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। शुरू करते हैं। महामेला। चिंचपोकली गांव में लगा था मेला। माँ, मुझे बुढ़िया के बाल खाने हैं। अरे मुझे खाने को तो यहाँ बहुत कुछ है, मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ा है? आधे घंटे से मटके का पानी हिला रहा हूँ। हिला रहा है, हिलाते ही रहेगा क्या? गोलगप्पे कब खिलाएगा? एक मक्खी पानी में गिर गई थी, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वैसे तो रोज पता नहीं कितनी ही आकर गिरती हैं, लेकिन जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मैं मक्खी निकाले बिना गोलगप्पे नहीं खिलाता। ए लो, मिल गई। एक ढूंढ रहा था, 3 मक्खी मिल गई। उधर चाट वाले भैया, मैंने कल भी यहाँ दही पकौड़ी की चाट खाई थी, पर आज वह स्वाद नहीं आ रहा। अब फिर क्या है बहन जी कि रोज रोज तो कौवा दही में बीट करके जाता नहीं है। बहन जी, अपने बेटे को टट्टू की सवारी कराओ ना। तो मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है? अपने बाप के सिर पे बैठा नहीं बैठा? ही। मेले में भिखारी तो आते ही हैं, किंतु ये तो भिखारियों का पूरा नगर ही चला आया था। महाराज, सभी का एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। 2-2, 4-4 की झुंड में ही मेले में जाना उचित होगा। तुम उचित कहते हो महामंत्री भिखारी सिंह। पिछले मेले में हम सारे एक साथ पहुंच गए थे। और मेले की सुरक्षा में लेके सैनिकों ने हमें पहचान कर हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। अरे, ये तो अमीरपुर का राजा कामचोर भीषण और उसकी सारी प्रजा है। कुत्ते छोड़ो। इन हरामखोरों पर। वाह वाह वाह, खसोटो, पैदी छेद डालो सभी की। वाह 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 वाह। मेले में अलग अलग जाने से यहाँ हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। मेलों में जाकर भीख मांगने का यही लाभ होता है कि भीख आसानी से ही मिल जाती है। ही। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, मुझे भी दे दो। हमें भी दे। गांव के बाहर मेला लगा हो और डाकू झमेला सिंह को खबर ना हो। या तिलु 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 और घोड़ों के आने की आवाज। लेकिन झमेला सिंह मेले में झमेला करने के लिए कभी नहीं जाता। वह जाता है मेले के आसपास गांव में, जहां सभी लोग मेला देखने गए होते हैं। जिस गांव में मेला लगता है मैं उसे लूट लेता हूँ। क्योंकि मुझे मेलों से नफरत है, बहुत नफरत है। और यह नफरत क्यों है, यह आपको अंत में पता चलेगा। साथियों, लूट लो पूरे गांव को, सब लूट लो। कपड़ा, बर्तन, चादर, रजाई, तकिया, दूध, दही, गेहूं, चावल, बोरिया, बिस्तर, आटा, दाल, चप्पल, जूते, कोयला, अंगीठी, ठाट खाट, सब कुछ लूट लो, कुछ भी मत छोड़ो। सरदार, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक डाकू लेके भाग रहा है अंगीठी, वो एक लेके भाग रहा है खटिया, बिस्तर बंद, आलू वगैरह इस तरह की चीजें लेके भाग रहे हैं। सरदार, इस घर में कुछ नहीं मिला, सिर्फ चुसे हुए कुछ आमों की गुठलियां पड़ी हैं। हाँ, ले मुच्छा सिंह, इन गुठलियों से भी थोड़ा बहुत रस तो निकलेगा ही, उसी को रोटी के साथ खाएंगे। मजा आ गया सरदार, तुम्हारी तो दावत हो गई। उधर विशालगढ़ के राजमहल में, वाह, साबुत मूंग की दाल के साथ पूरी खाकर आनंद आ गया। डकार। महाराज, 1 कड़छी दाल और डालूं? डालो। 1 कड़छी क्या, पूरा पतीला डाल दो। 2-4 मेंढक भी डाल दो, पेट के कुएं में आराम से रहेंगे। ओ जी, कुछ गांव के लोग आए हैं जी, आपसे मिलना चाहते हैं जी। उन्हें अतिथि कक्ष में बैठाकर लस्सी वस्सी पिलाओ, हम अभी आते हैं। ओ जी, वे लस्सी वस्सी पीने को तैयार नहीं है। वो उनको बदहजमी हो गई है जी। अच्छा, चलो चलकर पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया सबको बदहजमी हो गई? ओ जी, क्या मैं भी पूछूंगा? तुम क्यों पूछोगे? ओ जी, आपने ही तो कहा था चलो चलकर पूछते हैं।
महाराज, हमें डाकू झमेला सिंह के जुल्म से बचाइए। हर गांव में डाकू झमेला सिंह का आतंक फैला हुआ है। जब भी गांव वाले मेले में जाते हैं, झमेला सिंह गांव में घुस आता है और सब कुछ लूट कर ले जाता है। बाकेल और राजा विक्रम सिंह चौंक गए। वे मेरे सारे वस्त्र लूट कर ले गया, इसलिए मुझे पत्ते लपेट कर यहाँ आना पड़ा। बूहू। महाराज, वह इतना पक्का धूर्त है कि हमारे गैयन और भैंसन का दूध भी दूकर मतलब लूट कर ले गया, और हमारे बिटवा बिना दूध मक्खन के बिलखत रहे। अरे रामू बिल्लू, बिलखत काहे नहीं हो? महाराज को बिलख के दिखाओ। वाह बापू, बापू दही दो, बउआ वाह। बापू मक्खन दो। वाह, देखो महाराज, बच्चन का रो रो के बुरा हाल हो गया है। चुप हो जाओ बच्चों। ठीक है बापू। समस्या गंभीर है महाराज। अगले माह विशालगढ़ में कुंभ का मेला लगने वाला है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेले में डाकुओं के डर से कोई भी नहीं आएगा और विशालगढ़ की बहुत हानि होगी। फिर यह विशालगढ़ की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। निकटवर्ती राज्यों के राजा आपकी महावीरी को भी शंका की दृष्टि से देखेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं डाकू झमेला सिंह को उसके पूरे दलबल सहित पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। और ये सब कहते हुए सेनापति की हालत ये थी, उसे उसके दोनों हाथों को बाह से पकड़ के दो सैनिकों ने उसे किस तरह से संभाल रखा है। और तभी अरे कमबख्तो, छोड़ क्यों दिया? सिपाही बोले, महाराज को हम प्रणाम न करते। जैसे उन लोगों ने प्रणाम किया, सेनापति धड़ाक से दम से नीचे गिर गया, क्योंकि उन्हीं के सारे खड़ा था। सेनापति, तुम तो खुद महाराज के कदमों में पड़ो, तुम क्या डाकू झमेला सिंह को पकड़ोगे? क्षमा करे महाराज, कई दिनों से मेले की सुरक्षा में लगा होने के कारण वहीं का खा के मेरा पेट खराब हो गया है, उसी से कमजोरी में चक्कर आ रहा है। किंतु चिंता न करें, डाकू को तो मैं मार के रहूंगा। चलो फिर ठीक है, डाकू झमेला सिंह को पकड़ने की जिम्मेदारी हम तुम्हें ही सौंपते हैं। एक बार बताना तो भूल ही गया मैं, राजवैद्य ने मुझे 1 माह के विश्राम की सलाह दी है। उसके बाद मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा डाकू झमेला सिंह। गुर्र। महाराज, सेनापति की तबीयत को देखते हुए मेरे विचार में तो ये कार्य तुरंत बाकेलाल को सौंपा जाए। महाराज, ऐसा कहकर महामंत्री जी मेरी तौहीन कर रहे हैं, किंतु जैसा आप उचित समझे। महाराज, सेनापति जी की तौहीन मुझे बर्दाश्त नहीं, इन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अरे ऐसी कोई खास तौहीन भी नहीं हुई है। बाकी वैसे भी तुम जाओ या मैं जाऊं, एक ही तो बात है, डाकू को पकड़ जाना तो निश्चित ही है, और मेरी जान पे बचना भी। मेरा प्यारा बाकेलाल ये काम अवश्य ही पूरा करेगा और डाकू झमेला सिंह का आतंक समाप्त करेगा। क्यों नहीं महाराज, मैं आपके बाप का नौकर जो ठहरा। तो मैं खानपान मंत्री को आदेश देता हूँ। फिर शीघ्र ही। अरे, ये इतने प्रकार का भोजन, मिठाइयाँ वगैरह क्यों खिला रहे हो? हाँ, क्योंकि बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है बाकेलाल। बाकेलाल निकल पड़ा डाकू झमेला सिंह की खोज में। कम वक्त, मोटा, मच्छर, मनहूस, किसी के भी कहने से हमेशा मुझे ऐसे ही भयानक करे में अपहुंचा देता है। पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे डाकू झमेला सिंह। मिल गया बच्चा, मिल गया। किसका बच्चा? कहाँ है बच्चा? मूर्ख, मैं डाकू झमेला सिंह की बात कर रहा हूँ, जिसकी खोज में तू निकला है। अरे, इस ऋषि को कैसे पता चला? ये तो कोई पहुंचा हुआ ऋषि लगता है। हाँ, पहुंचा हुआ तो मैं हूँ ही। मेरा नाम है ऋषि, पता बताया आचार्य, और मैं तुझे डाकू झमेला सिंह तक पहुंचा सकता हूँ। तो कृपया कर पहुंचाइए ऋषिवर। किंतु एक शर्त है। अब ऋषि भी शर्त रखने लगे क्या? खैर, उगलो ऋषिवर, मैं क्या कर सकता हूँ? पुत्र, तुझे मेरा ये सामान चंबल के जंगल में ले जाना होगा। इस बोरे में से तो भयंकर दुर्गंध आ रही है, क्या भरा है इसमें? मूर्ख, प्रश्न कर। चंबल के जंगल में काली गुफा के सामने यह बोरा रख। डाकू झमेला सिंह बिना किसी झमेले के तुझे उसी गुफा में मिलेगा, किंतु ध्यान रहे, यदि तूने हामी भर के भरने के पश्चात भी मेरा यह सामान काली गुफा तक न पहुंचाया तो हम तुम्हें श्राप देकर बिना पंख वाला चमगादड़ बना देंगे।
दूसरे जन्म में तू बनेगा बिना पूंछ की छिपकली, और तीसरे जन्म में बनेगा तू ना रेंगने वाला केचुआ, चौथे में बनेगा बस बस, मुझे अपने 7 पुश्तों के सत्यानाश नहीं करना। मैं ये बोरा वहां पहुंचाने जाता हूँ। अरे लेके हाथों, हमारा ये कमंडल भी लेता जा। अब जब ढो ही रहा है तो पूरा बोझ ढो। हिन हिन गुर्र स्वामी, इस बदबूदार बोरे को मुझ पर लादने का दुस्साहस ना करना, वरना गुड्डे तोड़ दूंगा। ताड़ और चेतक ने लगाई लात दुलत्ती बाकेलाल के और सामान का बोरा पे दिया फेंक। देख वे चेतक, इन ऋषि मुनियों से पंगा मत ले, वरना जिस पर इनकी क्रूरदृष्टि पड़ जाती है उनकी कभी शादी भी नहीं हो पाती और कोई कन्या मित्र भी नहीं बन पाती। हैं हिन गुर्र, अच्छा ठीक है, ऐसी बात हो तो लाद दे। मैं तो सोच रहा था कि वन में समय व्यतीत करके महल वापस पहुंचकर कह दूंगा कि डाकू जमेला सिंह कहीं नहीं मिला, परंतु ये ऋषि पता बता रहे चारे, पता नहीं बीच में कहाँ से आ मरा। यह रही काली गुफा। आओ, ऋषि ने कहा था कि गुफा के द्वार के सामने 3 बार ताली बजाना और गुफा का द्वार खुल जाएगा। आओ, और जमेला सिंह मेरे सामने होगा। ओ उफ, दुर्गंध के मारे नाक में दम हो गया है। यह बजाई मैंने ताली। ले भाई ले, आ गए हम, पकड़ ले हमें। और डाकू अपनी डाकू समेत हाजिर। और ला मेरा कमंडल। परंतु यह कमंडल तो ऋषि पता बताया आचार्य का है। मूर्ख, ऋषि के वेश में मैं ही था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे पकड़ने निकला है तो मैंने तुझे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था। मैं ही हूँ डाकू जमेला सिंह। साथियों ले लो इसे, इससे ये बोरा, इसमें लुटा हुआ कूड़ा करकट है। हो। और जिसमें से आधी दुर्गंध के कारण हम में से कोई भी इसे यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक डाकू नाक पर कपड़ा बांध के उस बोरे को उठाता है। एक लंबी गुफा से गुजरकर सभी डाकू न जाने कहाँ जा पहुंचे थे। अब मैं तुम्हारा झुमरी तलैया करूंगा। आज झुमरी तलैया, आओ, वह क्या होता है? झुमरी तलैया अर्थात हम अपने शिकार के सिर पर पहले झूमर लगाते हैं, फिर पाँव में घुंघरू पहनाकर उसे तलैया अर्थात तालाब में डुबो देते हैं। अरे आओ, मुझे तैरना आता है, ये मुझे डुबोएंगे तो मैं तैर कर इनकी पकड़ से बचकर निकल आऊंगा। चलो भाई, डुबोने से पहले बाकेलाल के पाँव में घुंघरू बांधो। हाँ, जल्दी करो ताकि जल्दी वहां से निकल सकूं। लाओ भाई लाओ, घुंघरू लाओ। अब वो तो सोचा घुंघरू आएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत बड़े बड़े क्या रहे ये इतने बड़े घुंघरू? बाकेलाल, इस तालाब से तैर कर बच निकलने का ख्वाब तो नहीं देख रहा था तूने? खाली पट्टा बांध लो। बूहू। विशालगढ़ को संकट में से बचाने का निकला बाकेलाल स्वयं संकट में फंस चुका था, जबकि विशालगढ़ के संकट समाप्त होने के स्थान पर बढ़ते जा रहे थे। ठहरो भाइयों ठहरो, हमें देखकर घबराकर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां आ गए थे 2 राक्षस जो बोलते हैं, हाँ, हमें गुल्ली डंडा नामक खेल खेलना बहुत पसंद है। हम तो यहाँ केवल गुल्ली डंडा खेलने आए हैं। खेल देखने के लिए दर्शक होते हैं तो हमें भी मजा आता है। आओ भाई आओ, हमारा खेल देखो। चलो भाई चलो, देख लेते हैं इनका खेल भी। हाँ, हम खेल कर चुपचाप चले जाएंगे। दूसरा राक्षस ये कह के उन्हें बताता है, और फिर एक राक्षस और कहता है, खेल आरंभ करने से पूर्व मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे पराजित होना पसंद नहीं। यदि मैं डंडा केतु से पराजित हो गया तो मैं इस गुल्ली से तुम सबकी गुल्ली पुल्ली कर दूंगा, अर्थात तुम्हारे नाक के छेद में गुल्लियां फंसाकर तुम्हारा दम गुल कर दूंगा। और अर्थात इस बार विशालगढ़ के लोगों का दंडाल होगा। ही। हमें दोनों राक्षसों की बात पहले ही सुन लेनी थी। डंडा केतु हार गया है, अतः अब वह हमारे खोपड़े तोड़कर दंडाल करेगा। हम दोनों राक्षस भाइयों को मानवों से नफरत है, इसलिए हम मानवों के गांव में जाकर ये खेल खेलते हैं। और खेल खेलने में सारे एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका दंडाल कर लेते हैं या गुल्ली पुल्ली कर लेते हैं, उसमें आसानी हो जाती है। कड़ाक हो गया दंडाल। और सबके सिर सुजाकर, सिर में गुमड़े इतने लंबे लंबे निकाल कर, सारे लोगों को ढेर बनाकर, आह सबका दंडाल करके आनंद आ गया। चलो गुल्ली भाई अगले गांव की ओर कूच करे। पर अगले गांव में तुम जीतोगे, ताकि इस बार मैं गुल्ली पुल्ली कर सकूं। इधर पृथ्वी पर जब यह हंगामा मचा था, तब स्वर्ग में
आइए मेला देवी मेलो, स्वर्ग में आपका स्वागत है। हे देवी, आप तो आनंद के प्रतीक हैं। संसार भर में सभी मेले आप ही की कृपा से लगते हैं। आप जहाँ भी मेला लगाती हैं वहाँ उल्लास एवं उत्साह छा जाता है। कहिए, स्वर्ग में आपके आने का क्या प्रयोजन है? कहीं स्वर्ग में भी मेला लगाने का कोई विचार तो नहीं है? ही। तब मेलो कहती है, हे देवेंद्र एवं समस्त देवताओं, आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रति 12 वर्षों में मानुष लोक में कुंभ का मेला लगाती हूँ। मैं उसी का निमंत्रण देने आई हूँ। इस बार ये मेला विशालगढ़ में लगेगा। कुंभ के मेले में आप सभी देवतागण में मनुष्य वेश में आकर मेले की चटपटी चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी, भल्ले आदि का आनंद लेते हैं। कृपया निमंत्रण स्वीकार करें एवं समय पर मेले में पहुंचकर मेले की शोभा बढ़ाएं। हम सब अवश्य आएंगे मेलो, किंतु निमंत्रण देते समय तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता एवं उल्लास दिखाई नहीं पड़ रहा। हे इंद्र, मैं आप देवतागढ़ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। सुरक्षा? अरे हमें किससे खतरा है? विशालगढ़ में लग रहे मेले में इस बार चुटकुलासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर भी आने वाला है। वह हास्य से भरे वाक्य बोलता है जिन्हें सुनकर बहुत हंसी आती है और कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इन्हें मानव चुटकुले कहते हैं। हंसना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि यदि कोई मानव उन चुटकुलों पर हंसे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, और यदि ना हंसे तो चुटकुलासुर उनका गला दबाकर उन्हें मार डालता है। क्योंकि आप देवतागढ़ भी मानुष रूप लेकर मेले में होंगे तो आपको भी चुटकुले सुनकर हंसी अवश्य आएगी। नहीं, तब तो हम देवता का इस बार विशालगढ़ के कुंभ के मेले में जाना उचित न होगा। मैं तो चाट देवता चटपटा हूँ, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। और मैं झूलादेव हाथ से इंडोला हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुंभ के मेले का धार्मिक महत्व है। आपकी उपस्थिति में मेले में देव ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है, जिससे मेले में आए मानव लाभान्वित होते हैं। विधि के विधान में कभी कभी जुड़वा भाइयों का बिछड़ा मिलना भी होता है, तो ये कार्य कुंभ के मेले में ही संपन्न करवाया जाता है। यदि आप देवतागण कुंभ के मेले में नहीं पधारेंगे तो मेले में देव ऊर्जा का प्रवाह रुकने से इसका महत्व ही नहीं रहेगा, और इस प्रकार मैं इस मेले को कभी लगा ही नहीं पाऊंगी। यदि कोई भाई पिछले कुंभ के मेले में बिछड़े होंगे तो वो भी कभी मिल नहीं पाएंगे। हम चुटकुला सुर के चुटकुले सुनकर हंसेंगे ही नहीं। ऐसा है तो देवतागण सुनो एक चुटकुला। एक कन्या एक बहुत पुराने घर को खरीदने पहुंची। वहां उसे एक लड़का मिला। उसने पूछा, सुना है कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं? लड़का बोला, पता नहीं, मैं तो 10 साल पहले ही मर गया था। ओह, सारे देवताओं का हंसते हंसते पेट दुख गया। चुटकुले सुनकर हंसी रोक पाना वाकई असंभव लगता है। समस्या तो वास्तव में गंभीर है भाई, किंतु एक क्षण, इस बार कुंभ का मेला तो विशालगढ़ में लग रहा है ना? जी हाँ देवेंद्र। फिर तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि विशालगढ़ में शिव भक्त बाकेलाल रहता है। उसने कई बार देवताओं तक की रक्षा की है। चुटकुला सुर से भी वही निपट लेगा, और स्थिति नियंत्रण में होने के बाद फिर हम आ जाएंगे। क्योंकि मेले की चाट पकौड़ी का आनंद लिया तो चाट पकौड़ी के लिए हमें भी 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु बाकेलाल के प्राण तो स्वयं संकट में पड़े थे। बाकेलाल, हम इतने भी निर्दय नहीं हैं। हम तुझे जीवन दान के 2 अवसर देंगे। तुझे घुंघरू वाले 2 गीत गाने होंगे और नृत्य करना होगा। यदि घुंघरू टूट गए तो हम तुझे जीवन दान दे देंगे। कमीनों, पैरों में मनो भारी घुंघरू बांध रखे हैं, फिर नृत्य करने को बोल रहे हो, पर जान बचानी है तो कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। और अगले पल, और मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहलाली चुनर, मोहलाली चुनर, मोहलाली चुनर उड़वाई दे तो फिर मेरी चाल देख ले। और बाकेलाल नाच पड़ा उधर। वाह वाह, मेरी जान क्या ठुमका लगाया है। मगर घुंघरू न टूटने थे ना टूटे, और धप से गिर गया बाकेलाल धड़ाम, क्योंकि घुंघरू बहुत भारी हैं। घुंघरू नहीं टूटे, अब ये तेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी घुंघरू ना टूटे तो तेरी झुमरी तलैया पक्की। मोह आई न जग सलाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। वाह वाह, क्या नृत्य था, आनंद आ गया। इस बार भी घुंघरू नहीं टूटे। चलो भाई, फेंक दो बाकेलाल को तलैया में और कर दो उसकी झुमरी तलैया। ठहरो,
मुझे तेल देवता का वरदान है कि यदि कोई मुझे सरसों के तेल में नहलाए बिना पानी में फेंकेगा तो मेरे साथ साथ ही डूबने से उन सबकी मृत्यु भी हो जाएगी जिनका मुझे डुबोने में योगदान होगा। तो फिर ठीक है, हम तेरे सरसों के तेल में नहलाकर तेरा जुमले तरह कर देंगे। छपाक। बाकीलाल घुंघरुओं के भार से बड़ी तेजी के साथ तालाब के तल की ओर डूबने लगा। शुक्र है मेरा दिमाग सही समय पर चल गया। चल बेटा बाकीलाल, तेरा पूरा शरीर तेल से चिकना हो रहा है। थोड़ी सी चेष्टा करने पर चिकनाई पर फिसल कर घुंघरुओं का पट्टा पांव से उतर जाएगा। आहा, और वो मारा घुंघरू से निकल गया बाकीलाल और फिर ऊपर की ओर चला। किंतु जैसे ही बाकीलाल तलैया से बाहर निकला, फूट गई किस्मत। जमेला सिंह से होशियारी। बेटा बाके, हम यहाँ से तब तक नहीं टलते जब तक जुमरी तलैया करने वाले की लाश नहीं देख लेते। और जो हमें झांसा देने की कोशिश करता है उसकी कुटुम कुटाई करके फिर दोबारा झुमरी तलैया करते हैं। और बाल पकड़ लिए बाकीलाल के। इस नामुराद को पानी से निकालकर इसकी कुटुम कुटैया तो करो। रुको, मेरी कुटुम कुटाई या झुमरी तलैया करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, जबकि अगर तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत काम आ सकता हूँ। हाँ? क्या? वो कैसे? मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बता सकता हूँ जिससे तुम्हें कभी कोई सैनिक ना पकड़ सके। कैसी युक्ति? ये बात बोलकर समझाने वाली नहीं है, करके दिखाने वाली है। समझ लो, मैं डाकू हूँ और तुम सैनिक। मैं भागता हूँ और तुम मेरा पीछा करना। ठहरो डाकू, पैदल नहीं भागते, मुझे मेरा घोड़ा दो। हाँ, सैनिकों से बचकर तो हम पैदल नहीं भागते। साथियों, इसे इसका घोड़ा दे दो। ठीक है, देखो मैं घोड़े पर भाग रहा हूँ। अबे ये तो सचमुच भाग रहा है। सैनिकों, चलो उसका पीछा करो। आओ भाग कर, थोड़ा दूर तो जाने दो। बाकी मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब तो तुम्हारे पिताश्री भी मेरे पीछे नहीं आ सकते, मूर्ख डाकू। क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। गुर्र, हमें मूर्ख बना गया बोधी वाला। बाकीलाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और बाकीलाल पहुंच जाता है भागता हुआ अविकसित नगर में। वहां पे एक बोर्ड लगा रहा था। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है सुनिए। सावधान, ये अविकसित नगर है। यहाँ हम किसी का स्वागत नहीं करते। यहाँ बसने वाले विकास की कोई आशा ना रखें। आदेशानुसार राजा विकास कुमार। अरे, ये सामने कैसा नगर है? राजा का नाम विकास कुमार और नगर अविकसित नगर। हाउ खार, मुझे क्या, जाकर इस राजा से मिलता हूँ। उसे उल्टी सीधी पुट्टी पढ़ाकर कुछ दिन यहाँ का राष्ट्रीय मेहमान बन जाऊंगा और मेला खत्म होने के बाद ही वापस विशालगढ़ लौटूंगा। ओह, चिड़िया का झुंड फिर से भोजन पर बीट कर गया। महाराज क्या करे, आपके भोजन और चिड़िया के गुजरने का समय तो एक ही है। अब चिड़ियों का समय तो हम बदल नहीं सकते, आप ही अपने भोजन का समय बदल लें। थोड़ी देर बाद, महाराज की जा हो, मेरा नाम बाका डाकू झमेला सिंह। डाकू? कहाँ है डाकू? किधर है डाकू? क्षमा कीजिए महाराज, मैं अभी अभी डाकुओं के चंगुल से छूट कर आया हूँ। है, इसकी शक्ल तो हूबहू झमेला सिंह से मिलती है। बाकीलाल ने जो अपना पूरा परिचय दिया तब, ओह, तो ये बात है। हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है बाकीलाल, परंतु बाकी मुझे खेद है कि हम तुम्हें कोई सहायता नहीं कर सकते। वह परंतु क्यों महाराज? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बाकीलाल। मैं हमेशा ज्ञान विज्ञान से प्रेरित नई वस्तुओं की खोजे व आविष्कार करता रहता था। ऋषि विवाहाचार्य की पुत्री बहीनाक मुझसे प्रेम करती थी। ये लो प्रियतमा, तुम्हारी नाक हमेशा बहती रहती है ना, इसलिए मैंने इस वस्त्र का आविष्कार किया है। इसे मैंने नाम दिया है रुमाल। हो, क्या सच? मेरे कान क्या सुन रहे हैं? अब तुम इससे अपनी बहती नाक पोंछ सकती हो। प्रिय, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आओ, ये शुभ काम क्यों ना तुम ही कर दो। प्रथम बार किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा की नाक पोंछी होगी। यह दिवस इतिहास की पुस्तिका में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। सारी नाक सुड़क देना, क्योंकि दूसरा रुमाल बनाने में थोड़ा समय और लग जाएगा। ही। अरे क्या हुआ? मेरी पुत्री की नाक पहुंच दी क्या? दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरी पुत्री की चेतना उसकी नाक में थी, इसलिए वह कभी अपनी नाक नहीं पहुंचती थी।
किंतु यदि ऐसी बात थी तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? यह तेरे प्रेम में पागल थी। यदि मना करती तो तुझे अच्छा न लगता, इसलिए उसने मना न किया होगा। तेरे नए नए आविष्कार विकसित करने के शौक ने तो मेरी पुत्री को हमेशा के लिए अवचेतन कर दिया। अब यह इतनी ही रह जाएगी और इसका विकास रुक जाएगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरे राज्य में भी कभी कोई विकास न हो। तेरा राज्य हमेशा अविकसित रहेगा। कहानी सुनाता हुआ राजा विकास कुमार वे पाकेलाल का कुचिर मूर्छा में पड़ी बहिना कुमारी के पास ले आया। इसी कारण से मेरे राज्य में सब कुछ अविकसित रह गया, महल की छतें भी नहीं डल पाई। देखो, इसकी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अब मैं इसे होश में लाने के लिए यहाँ पर नए नए आविष्कार कर रहा हूँ। किस तरह के आविष्कार रखे हुए भाई? ये देख लो, एक गमला है, गमले में एक जो है कैक्टस रखा हुआ है, चड्डी वड्डी और मौजे वोजे सूख रहे हैं। यह देखो, यह तीव्र गंध वाला खड़ूस का पौधा, यह बिंदुल जुराब और पादू चड्डी। इतनी बदबू सूंघकर तो मुर्दे भी उठ जाए। छी छी छी। और ये पादू चड्डी पर तो मुझे बहुत भरोसा है। अभी इसमें कुंभकर्ण को भी होश में ला देने की गंध विकसित हो रही है। इसमें किसने पादू करवाया है? पर बाकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अबे बाका, यदि इसे डाकू झमेले की वर्दी बना दी जाए और उसके शस्त्र दे दी जाए तो यह हूबहू डाकू झमेला ही लगेगा। ओ मारा पापड़ वाले को। पापड़ वाले को क्यों मार रहे हो? हमारे राज्य में एक ही पापड़ वाला है और मुझे उसके बनाए बेइज्जत पापड़ बहुत पसंद है। कड़च। नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा था कि भोला शंकर ने मुझे आपकी समस्या सुलझाने के लिए भेजा है। क्या सच? तुम मेरी बहिना को चैतन्य कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आपका श्राप भी कट जाएगा और आपकी प्रेतमा भी होश में आ जाएगी। शीघ्र वह उपाय बताओ हमें। विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह वह एक विकसित राज्य का राजा है। अगर तुम उसका वध कर दो तो तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तब क्या बोलता है राजा विकास नगर वाला? नहीं, मैं किसी का वध नहीं कर सकता। मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। और फिर विक्रम सिंह तो बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा है, मैं उसे मारने का पाप नहीं कर सकता। अगर मैं उसे मारना भी चाहूँ तो उसे नहीं मार सकता। मैं एक अविकसित नगर का अविकसित राजा हूँ। हमारे पास सेना तो है किंतु लड़ने का प्रशिक्षण नहीं। हमारे पास शस्त्रास्त्र तो हैं परंतु हम उनमें धारे विकसित नहीं कर पाए। हम कैसे युद्ध करेंगे? अरे उसकी चिंता मत करिए, आप विक्रम सिंह का वध करोगे पर वे मरेंगे नहीं। क्यों विनोद कर रहे हो? किसी का वध करने के बाद भी कोई जिंदा बचता है क्या भला? क्या उसने अमृत पी रखा है? अरे अमृत नहीं, विक्रम सिंह ने पुनर्जीवन औषधि खा रखी है। उस औषधि के प्रभाव से राजा विक्रम सिंह एक बार मरकर जिंदा हो सकता है। इस प्रकार आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। पर मैं वहां जाऊंगा कैसे? आप डाकू का वेश धरकर कुंभ के मेले में जाए और विक्रम सिंह को अकेला ही युद्ध में ललकारे। वह महावीर राजा है, ललकार सुनकर अवश्य आएगा। बस फिर अवसर देकर आप तलवार से उसका वध कर देना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ, ये बहुत अच्छी योजना है राजा विकास कुमार, क्योंकि अब मैं डाकू झमेला जैसे वस्त्र बनवाकर तुझे डाकू झमेला से बनवा दूंगा। और अब जब तू मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह की हत्या कराएगा तो मैं तुझे मार कर सबको बता दूंगा कि यही है डाकू झमेला सिंह। ही। फिर सब मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ही विशालगढ़ के खाली हुए राज सिंहासन पर बिठा देंगे। बोलो राजा बाकेलाल की जय। और फिर विशालगढ़ में कल से शुरू होने वाले कुंभ के मेले की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है महाराज, किंतु एक ही चाट और दही भल्ले वाले मेले में आने से मना कर दिए हैं, क्योंकि मेले में सैकड़ों भिखारियों के घुस जाने की आशंका है। ये भिखारी झुंडों के रूप में आते हैं और कुछ लिए बिना नहीं टलते। यदि गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी और पापड़ी वाले एक एक गोलगप्पा, पकौड़ी इत्यादि भी मुफ्त में दे दें तो ठेले का सारा सामान मुफ्त में ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मेले में साधु सन्यासी इत्यादि भी आते हैं, उन्हें भी मुफ्त में देना पड़ता है, नहीं तो श्राप का भी भय रहता है। कुल मिलाकर चाट पकौड़ी का ठेला लगाना घाटे का सौदा लग रहा है। अतः कोई मेले में ठेला लगाने को तैयार ही नहीं है। सेनापति, बिना चाट पकौड़ी के ठेलों के तो मेले की रौनक ही खत्म हो जाएगी। लोगों को खाने को नहीं मिला तो लोग मेले में आएंगे ही नहीं। इसका क्या उपाय निकाला जाए? इसका एक ही उपाय है महाराज, मेले के चारों ओर नाकाबंदी करवा दी जाए ताकि
कोई भिखारी मेले के अंदर ना आ पाए और ना ही जा पाए। मेले के अंदर मौजूद भिखारियों को पकड़ पकड़ कर मेले से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार मेले में भिखारियों की संख्या खत्म हो जाएगी। और रही बात चाट वालों का उत्साह बढ़ाने की, तो अगर आप स्वयं मेले में चाट का ठेला लगाएंगे और गोलगप्पे भी बेचें तो अन्य चाट और गोलगप्पे वाले भी मेले में आने के लिए प्रेरित होंगे। आओ। अरे वाह बाकू, तुम लौट आए और आते ही तुमने सारी समस्या भी सुलझा दी। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया। महामंत्री, जैसा बाकी ने कहा है वैसा ही करो। जो आज्ञा महाराज। परंतु बाकेलाल, तुम तो डाकू झमेला सिंह को पकड़ने गए थे ना, उसका क्या हुआ? होना क्या था सेनापति, जैसे ही झमेला सिंह को पता लगा कि मैं उसकी खोज में निकला हूँ तो वह जंगलों में जाकर छुप गया और अपना माफीनामा भेज दिया है। आइंदा ये भी कहा है विशालगढ़ की तरफ मैं रुख नहीं करूँगा, लूट का माल भी वापस कर दूंगा। आप सेनापति को फौरन जंगल की तरफ रवाना कर दीजिए महाराज। मैं? और कौन? बोलो गुदड़ी के लाल बाकेलाल की। महाराज गजब हो गया। राक्षस डंडा केतु और गुल्ली केतु इस आश्रम के पास गुल्ली डंडा खेल रहे थे जहां राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकुमार मोहन सिंह वहां से उनकी गुल्ली लेकर भाग गए। क्या? ये मेरा कपूत मुझे हमेशा मुश्किल में फंसाने के लिए तैयार रहता है। गुर खबरदार, मेरे लाल के बारे में कुछ कहा तो बेलन मार दूंगी। राक्षसों को गुल्ली ना मिली तो वो कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। सेनापति, राजकुमार की सुरक्षा की व्यवस्था करो और उसे ढूंढकर उससे गुल्ली ले लो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। एक तरफ बाप मरेगा, दूसरी तरफ बेटा। कुबल है, मेरे दंडाल करने के बाद भी यह राजा जीवित है और दंडाल ने जाके राजा के सिर पर डंडा सूद दिया है। इस राजा के बारे में सही सुना था, ये महावीर है। निकल लो डंडा प्यारे, हम लोग कहीं और जाके गुल्ली डंडा खेलते हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लानती राक्षसों, एक मामूली मोटे को खत्म नहीं कर सके, थू है तुम पर। मारने को तो मैं आया हूँ, मैं हूँ चुटकुला सुर। अब मैं सुनाऊंगा चुटकुला। अरे पर मेले में तो राजा के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। चलो राजा तो है ही, मैं इसे ही चुटकुला सुनाता हूँ, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। सुन, पत्नी घर में नया कुत्ता लेकर आई। पति, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? पत्नी, तुम्हें दिखता नहीं ये कुत्ता है। पति, कुत्ते से ही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन ये क्या? चुटकुला सुर तो स्वयं ही जलने लगा। अरे ये क्या, मैं जल रहा हूँ। ओह, कहीं ये राजा बहरा तो नहीं है? यह मेरे चुटकुले पर भी नहीं हंसा, यह अवश्य ही बहरा है। मैंने एक ऋषि को चुटकुला सुनाया था जिससे वो हंसते हंसते बहरा हो गया था, तो उसने मुझे शाप दिया था कि यदि मैंने किसी बहरे को चुटकुला सुनाया तो मेरी जलने से मौत हो जाएगी। बू आ। सत्यानाश। आओ, यह राक्षस भी और मर गया। यह विकास कुमार कहाँ टक गया? क्षमा करना भाई राक्षस, तेरे जलते शरीर पर डालने के लिए मेरे पास पानी तो था, पर ये गोलगप्पे का पानी है। यदि मैं इसे तुझ पर डाल देता तो फिर जले पर नमक छिड़कना हो जाता और फिर मैं गोलगप्पों में क्या भरता। और इस प्रकार से वो जल के मर गया राक्षस। डाकू झमेला सिंह भी घोड़ा दौड़ाते हुए आ गया। कहाँ है रे बाकेलाल? उसी समय वहां आ पहुंचा था राजा विकास कुमार भी। कहाँ है रे राजा विक्रम सिंह? संयोग से दोनों आमने सामने पड़ गए। अरे सरदार, आप हमारे साथ हैं और सामने से भी चले आ रहे हैं। सामने तो कोई आईना भी नहीं है। हम दोनों की सूरतें एक जैसी क्यों है रे? यह तो हमें पैदा करने वाली हमारी माँ को ही पता होगा। कहाँ है तेरी माँ? मैं जब छोटा था तो मेरी माँ लोटनपुर के कुंभ के मेले में बिछुड़ गई थी। वे पिछले 25 सालों से कुंभ के मेले में खोए हुए मेरे नाना को ढूंढने के लिए हर मेले में जाती थी। मेरी माँ भी कुंभ के मेले में बिछुड़ गई थी। वे भी मेरे नाना को ढूंढने जाती थी जो पिछले 20 सालों से कुंभ के मेले में मेरी नानी को ढूंढ रहे थे। मेरे दोनों बच्चे भी लोटनपुर के कुंभ के मेले में बिछुड़ गए थे। आ गई नानी। कहीं वे दोनों बच्चे हम ही तो नहीं हैं? मेरा जम्मू और मेरा बक्कू। माँ, मेरे बच्चों, कब के बिछड़े हम
आज कुंभ के मेले में आके मिले। और डाकू झमेला सिंह ये दर्दनाक गीत गा के खूब जोरों से रोता है। अरे यह आवाज तो मेरी पुत्री कमला की है। उसे नाना जी भी मिल गए। बापू आखिर तुम भी मिल गए। नाना जी, नाना जी। और झमेला सिंह और विकास कुमार दोनों नाना नानी के पीछे खूब सुबकने लगे। सुबुक सुबुक। अरे ये गुल्ली किसकी है? एक गुल्ली आके नाना के नाक में घुस गई। गुल्ली मेरी है। आगे डंडा के तू और गुल्ली के तू। गुल्ली मेरी है और डंडा मेरा मेरा है। अब मैं करूंगा तुम सबका दंडाल। दोनों मारने आए सबको। तेरे दंडाल की तो ऐसी की तैसी हमारे पारिवारिक पुनर्मिलन के बीच गुल्ली घुसेड़ता है। और तलवार फेंक के मार दी विकास कुमार ने और झमेला ने, दोनों के डंडा केतु और गुल्ली केतु के साए। अरे इन्होंने तो हमारा ही दंडाल कर दिया। कसम है मुझे अपने पैदा करने वाली माँ की, आज तू जीवित नहीं बचेगा। किंतु हमारी मृत्यु तो जुड़वा भाइयों के हाथों होनी थी। बेटा हम जुड़वा ही हैं। थोड़ा आपदा की होगा। अरे कोई मेरी नाक से गुल्ली निकालो। आज बाकेलाल के कारण ही हम मिल सके हैं। हाँ मैं भी उसके कारण ही यहाँ आया था। ओह मेरे कान कुछ समय के लिए बहरे हो गए थे। ये लोग बाकेलाल के लिए कुछ कह रहे हैं। झमेला और विकास कुमार ने से सब जानने के बाद अब मुझे समझ आया कि बाके ने तुम्हें मेले में क्यों बुलाया और डाकू झमेला को बिना गिरफ्तार किए क्यों वापस आ गया। उसे पता चल गया था कि तुम दोनों भाई हो और तुम्हारा मिलन कुंभ के मेले में ही होना था। मेरा भाई और मेरी माँ कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, इसलिए मुझे मेले से नफरत थी और मैं डाकू बनकर मेले लगने की जगह के आसपास लूट मचा देता था। पर बाकेलाल के कारण मैं मेले में आया और मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब मैं डाकूगिरी छोड़ रहा हूँ। लूट का माल भी हम वापस कर देंगे। पर मेरी बही नाक अभी तक होश में नहीं आई। ओह विकास कुमार की तो समस्या बनी भी है। राक्षसों की मृत्यु ही देवतागण भी मानवों के वेश धरकर मेले में आ पहुंचे। सब आ गए सारे देवता सुंदर सुंदर बन के। गोलगप्पे वाले भैया हमें गोलगप्पे खिला दो। गोलगप्पे वाले भैया हमें गोलगप्पे खिला दे। देवताओं के आगमन के साथ ही देव ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और मैं कहाँ हूँ? और बही नाक को होश आ गया। बेटा ये कौन है? माँ ये तेरी बहू आज कई वर्षों बाद होश में आई है। बहू? ही इसे टांगे दबानी तो आती है ना। तभी वहां पहुंचा कामचोर भीषण जी। राजा विक्रम सिंह मेले में ही है। पहले हम उसका वध करेंगे, फिर भीख मांगेंगे और हमें रोकने वाला कोई भी ना होगा। अच्छा हुआ महाराज के हम अच्छे वस्त्र पहन कर आए हैं। इससे सैनिकों को संदेह नहीं हुआ कि हम भिखारी हैं। भिखारी लोग आ गए राजा और राजा मंत्री बन के। राजा कामचोर भीषण राजा विक्रम सिंह के ठेले पर जा पहुंचता है। विक्रम सिंह लगा रखा चाट का ठेला। राजा मैं बजाने आया हूँ तेरा बाजा, क्योंकि तूने भीख मांगने पर पाबंदी ओह मुझे क्या हो रहा है? मेरे अंदर से भिखारी प्रवृत्ति बाहर निकल गई। अब मेरा मन भीख मांगने का नहीं कर रहा और काम करने का कर रहा है। हमारे भी काम करने का मन कर रहा है महाराज। हम शाप मुक्त हो गए। हाँ मेरे ऋषि भूखा चारे के फेंके केले के छिलके को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने से मना करने पर ऋषि ने मुझे और मेरी पूरी प्रजा को कामचोर हो जाने का श्राप दिया था। फिर विनय करने पर ऋषि पिघल गए। उन्होंने कहा जिस दिन किसी राजा को मेहनत करते हुए देख लेगा तो श्राप मुक्त हो जाएगा। आज हम आपको गोलगप्पे बेचते देखकर श्राप हमारा कट गया है। और फिर मेले में सबने जमकर गोलगप्पे और चाट पकौड़ी का आनंद लिया। सत्यानाश और बेड़ा गर्क कम वक्त और मेरी फूटी किस्मत के चलते मैं इस दुख भरे वातावरण में चाहकर भी गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाने का आनंद नहीं ले सकता। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तो साथियों आपको कैसा लगा ये हमारा राज कॉमिक्स का ये कॉमिक्स? आप इसके ऊपर कमेंट